अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ना लास्ट पार्ट में ना हमने डिस्कस किया था कि डिसऑर्डर ऑफ माउथ की क्या होती हैं। अब इसमें हम लोग स्टमक की डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है गैस्ट्राइटिस। इसमें बेसिकली गैस्ट्राइटिस सिंपल से ये होता है कि हमारे पास जो स्टमक की मिकोसा होता है ना, मिकोसा बेसिकली हमारे स्टमक की इनर लेयर होती है, ठीक है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। इसकी 3 टाइप्स होती है, एक्यूट, क्रोनिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। अच्छा, जो अक्यूट होते हैं ना, ये बेसिकली हम लोग किस बेस पे करते हैं, हम ड्यूरेशन के बेस पे करते हैं। अक्यूट का ना फ्यू आवर्स टू डेज तक होता है इसका ड्यूरेशन, और जो क्रोनिक होता है वो मंथ से वीक चलती है। आगे बात की ना अक्यूट की, तो अक्यूट की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, इरोसिव एंड नॉन इरोसिव। इरोसिव में सिंपल सा ये होता है कि एनसेड की वजह से होती है, यानी कि ड्रग्स की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। और नॉन इरोसिव में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है म्यूकोसा में, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। अब वो कौन सा इन्फेक्शन होता है, यानी कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई होता है, सिंपल सा। अब स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस है, इसमें बेसिकली सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास कोई भी ट्रॉमा इंजरी हो सकती है, कोई बर्न हो सकता है, ठीक है, कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। क्रोनिक में सिंपल सा क्या होता है, वीक टू मंथ चलता है। अब मैं रिस्क फैक्टर की तरफ चलती हूँ, तो बेसिकली अब हमने सिंपल से जो ऊपर कॉजेज है ना, वही इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। देखें, एच पाइलोराई हो गया, इसके अलावा केमिकल इंजरी हो गई, ड्यूडनल कंटेंट हो गया, यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं। इसकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होती हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात कीजिए ना गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन, आप सिंपल से ये कर लें कि क्या होता है, बेसिकली किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह रिलीज होंगे, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, वो हमारे पास जो मीडिएटर्स होते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, उनको रिलीज़ करेगा। अब वो जो मीडिएटर्स होंगे वो इन्फ्लेमेशन कोज करवा देंगे। अब इन्फ्लेमेशन कोज करवाने के साथ साथ हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास सिम्टम शो होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें सिंपल से मैनिफेस्टेशन है अक्यूट की और क्रोनिक की। अक्यूट में क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है, इसके अलावा हमारे पास एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, हेमेटेमसिस होती है, यानी कि ब्लड वॉमिटिंग होती है विद ब्लड के साथ, हिकअप होते हैं, मेलिना हो गया, नोजिया वॉमिटिंग और शोक के भी साइन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिक्विड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, शोक में भी पेशेंट जा सकता है। क्रोनिक स्टार्टर में सिंपल से बेल्चिंग हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास इंटॉलरेंस हो सकती है फैटी फूड्स की, नोजिया वॉमिटिंग पाइलोसिस, माउथ का टेस्ट होता है वो सुअर हो सकता है। अब असेसमेंट में बात कीजिए ना, सिंपल से सीबीसी करवाएंगे, एंडोस्कोपी करवाएंगे। एंडोस्कोपी के जरिए हम लोग माउथ की इनर लेयर्स वगैरह को देखा जाएगा स्टमक की। सीबीसी में हम लोग काउंट वगैरह देखेंगे, ब्लड काउंट हो गया, इसके अलावा आरबीसीज वगैरह देखेंगे, वाइट ब्लड सेल्स देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली सिंपल सा क्या हो सकता है, हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकती है, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है ना वो भी हमारे पास इफेक्ट हो सकता है। और वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकती है, यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास पाइलोरिक वॉल्व होता है ना, स्फिंक्टर होता है, वो नैरो हो जाता है। अब हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर हो सकती है, अनीमिया हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह हमने देनी है। आगे नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल से आपने ये करनी है कि पेशेंट का एनजाइटी को कम करना होता है, उसके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना होता है, फ्लूइड बैलेंस को भी इन्हेंस करना होता है, इसके अलावा पेन को रिलीव करना होता है, और पेशेंट को ना एजुकेट करना होता है कि अपने सेल्फ केयर करे। सेकेंड हमारे पास आ जाती है पेप्टिक अल्सर। बेसिकली पेप्टिक अल्सर सिंपल सी डिसऑर्डर ये होती है, इसमें जो म्यूकोसा होती है स्टमक की, वहाँ पे क्या होता है, सोर्स फॉर्मेशन हो जाती है, या वहाँ पे होलो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसमें सिंपल से क्या होता है, हमारे पास इस फैक्टर में जो होता है एनसेड हो सकता है, हमारे पास एच पाइलरी से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हमारे पास स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहलिक कंजप्शन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोलिंगर एलिक्सन सिंड्रोम, ये क्या होता है, बेसिकली ना हमारे पास क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर या पेनक्रियास के अंदर ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो जाती है। और वो जब ट्यूमर फॉर्मेशन होती है ना, उसकी वजह से जो हमारे स्टमक के हार्मोन्स होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। बस सिंपल सा ये है। अब स्टमक के हार्मोन्स कौन से होते हैं, बेसिकली गैस्ट्रिन हो गया। अब गैस्ट्रिन हमारे पास क्या होता है, एसिडिटी ज़्यादा इनहेंस करवाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सिंपल सा होता है। जोलिंगर एलिसन में हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है, रेयर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर जो ट्यूमर्स बन जाते हैं, वो सिंपल से क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास सेक्रेशंस होती हैं हार्मोन्स की, वो ज़्यादा करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सिंपल से हमारे पास एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल सी है, तो किसी भी ड्रग की वजह से क्या होगा, हमारे पास एचसीएल की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। एचसीएल की सिक्रीशन हमारे पास क्या होगी, एसिडिटी को ज़्यादा करती है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी। और जो गैसिक जो हमारे पास एसिड होती है, एसिड होता है, वो हमारे पास कहाँ चला जाता है, इनर लेयर के अंदर स्टमक की, और हमारे पास क्या होगा, गैसिक अल्सर हो सकता है।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि टाइप से कह लें कि स्ट्रेस अल्सर है, इसके अलावा कर्लिंग अल्सर है और कुशिंग अल्सर। स्ट्रेस अल्सर में सिंपल से क्या होता है, हमारे पास किसी भी फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से, यानी कि बर्न की वजह से, शॉक की वजह से हमारे पास, या कोई और ऑर्गन हो सकती है, कोई ऐसी इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वहाँ पे सोर्स फॉर्मेशन होगी, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेस अल्सर। अगली आ जाती है हमारे पास कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर जो है ना, वो बेसिकली क्यों होती है, बर्न इंजरी की वजह से होती है। सिंपल से क्या होता है, बर्न इंजरी के बाद जो हमारे पास अल्सर फॉर्मेशन होगी वो कर्लिंग होगा। और कुशिंग में हमारे पास क्या होता है, ट्रोमेटिक हेड इंजरी की वजह से होगी, या ब्रेन ट्यूमर की वजह से होगा, या इंट्राक्रेनियल सर्जरी की वजह से हो सकता। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा क्या होगा, हमारे पास एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, डिस्पेप्सिया होगा, यानी कि हमें स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। अब हेमाटोसिस होगी, ये कहते हैं हमारे पास वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आता है। पायरोसिस हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, ब्लोटिंग, कोई से भी इसमें से आप याद कर लीजिएगा ना। 5-6 तो आपको लाजमी आने चाहिए, 5, 6, 7, 8। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में बहुत सिंपल सा हमने क्या करवाना है, हम लोगों ने पेशेंट को रिलीव वगैरह करवाते हैं, ठीक है। हमने एंडोस्कोपी करनी होती है, बायोप्सी करनी होती है। एस्पिलरी की डिटेक्शन के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, उसमें सिंपल सा हम क्या करते हैं, टिश्यू को रिमूव करते हैं, उसके लैब टेस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं भाई कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है, यूरिया ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी वगैरह करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल से वही वाली याद कर ली, हेमोरेज हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, वहाँ पे हाइपरटेंशन हो सकती है, पेंट्रेशन हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, शॉक हो तो विटामिन B12। मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट वही सेम वही करनी है कि हमने ये काम करना है। गैस्ट्रिक कैंसर में सिंपल सा ये होता है कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक लेयर्स होती हैं ना, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इससे हम कहते हैं गैस्ट्रिक कैंसर। अब ज़्यादातर जो गैस्ट्रिक कैंसर होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, एडिनोकार्सिनोमास होते हैं। और एडिनोकार्सिनोमा बेसिकली वो कैंसर होता है जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, वहाँ से डेवलप होते हैं। अब रिस्क फैक्टर में हमारे पास क्या होता है, एच पाइलोरी हो सकता है, हमारे पास स्मोकिंग हो सकती है, ज़्यादा फैटी फास्ट फूड हो सकती है, अनीमिया हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में बहुत सिंपल सा ये कर लें कि नॉर्मल मिकोसा होता है, वहाँ पर कोई भी रिस्क फैक्टर आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी रिस्क फैक्टर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अब नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। वही अब नॉर्मल ग्रोथ हो के बाद में क्या करेगी, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर प्रोपागेट करेगी, इन्वेड करेगी, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस मेटाप्लेजिया। अच्छा, हमारे पास मेटास्टेजिया की जो कॉमन 3 साइट्स होती हैं वो कौन सी होती है, लीवर हो सकती है, पेटोनियम हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल की जो लेयर होती है। इसके अलावा हमारे पास लंग्स हो सकते हैं, ब्रेन हो सकता है। मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल से क्या करनी होती है, हमने पेशेंट की जो पेन को रिलीव करवाने के लिए हम एंटासिड्स वगैरह देते हैं। इसके अलावा हम जो क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया होता है, इसके अलावा हमारे पास जो वेट लॉस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होती है, हमारी जो भूख होती है ना वो भी कम ज़्यादा हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, ब्लड लॉस, वही सिंपल कॉमन से। कॉम्प्लिकेशन भी सिंपल वही करने, ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, न्यूट्रिशन, वेट लॉस। मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट भी सेम ही वही करनी है कि हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट भी वही कि एनजाइटी को कम करना होता है, ठीक है। पेशेंट को हमने गाइड करना होता है, एनपीओ रखना होता है ऑपरेशन से पहले। इसके अलावा हम लोगों ने कंसेंट वगैरह लेना होता है पेशेंट से, हमने उसकी वाइटल साइन को मॉनिटर करना होता है, उसको इमोशन सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है हमने पेशेंट को, ठीक है। प्री ऑपरेटिव जो पोस्ट ऑपरेट होता है उसमें सिंपल हमें न्यूट्रिशन को मेंटेन करना होता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है ना वो एनपीओ होता है, उससे तकरीबन 7-8 घंटे से पहले कुछ नहीं खाया होता, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम लोग उसको फ्लूइड वगैरह अटैच करते हैं। इसके लिए हमने उसके पेन मैनेजमेंट करने के लिए हमने एनाल्जेसिक्स वगैरह ड्रग्स वगैरह उसको प्रोवाइड करनी है। ये सिंपल सा था यहाँ तक तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स। अच्छा बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बेसिकली ना हमें पता है कि जीआईटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर आती है ना, वो आती है सबसे पहले तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें हमारी जो बोवल मूवमेंट होती है ना वही डिस्टर्ब होती हैं। Irritable bowel syndrome is a chronic functional disorder which is characterized by the recurrent abdominal pain associated with disorder bowel movement which can be include diarrhea, constipation और both, ठीक है। सिंपल से क्या होता है, जो हमारी बोवल मूवमेंट होती है ना हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वो हमारे पास इफेक्ट होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ डायरिया हो सकती है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर तो हमारे पास मूवमेंट जो होती है, इसकी कॉजेज़ कौन सी होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, हमारे पास मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है, एंड हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब ट्रिगर रिस्क फैक्टर वो सिंपल से सर्जरी, इन्फेक्शन, डाइवर्टिकुलाइटिस, उसके बाद स्ट्रेस वगैरह। मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं।
एब्डोमिनल पेन हो सकती है, हमारे पास एब्डोमिनल डिसेंशन हो सकती है। वहाँ अगर तो क्या कहते हैं स्टूल कलेक्ट हुआ है ना, तो हमारे पास डिसेंशन हो सकती है। अब अगर पैथोफिजियोलॉजी है, सिंपल सी होती है, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो ब्रेन का जो हमारे पास जो स्टमक वगैरह को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास जो सीरोटोनिन होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली मोटेलिटी वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है। अब सीरोटोनिन क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, हमारी जो स्टमक वगैरह की होती है, मोटेलिटी वगैरह होती है ना, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर सीरोटोनिन जो सिग्नलिंग हो उसमें डिसफंक्शन आ जाती है, यानी कि वही उसमें अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो हमारी जो मोटेलिटी होती है वो अबनॉर्मल हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से क्या होगा, हमारे पास इम्यून रिएक्शन शो होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बोवल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा असेसमेंट में बहुत सिंपल से ये कर लें कि हमने आईबीएस वगैरह करवाना होता है, हम इसके अलावा सीबीसी वगैरह करवानी होती है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, परफोरेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, malnutrition हो सकती है, क्रोनिक कैंसर हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन वगैरह हो सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल से वही करने के एंटी डायरियल, अगर तो डायरिया पेशेंट को तो हमें एंटी डायरियल ड्रग्स देनी है, अगर तो कॉन्स्टिपेशन है तो हमने क्या कहते हैं जीआईटी को रिलैक्स करवाने के लिए हमें वो ड्रग्स देनी है। आगे नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल सा क्या करना है, हम लोगों ने पेशेंट को फाइबर्स क्या कहते हैं फ्रूट वगैरह ज़्यादा कहने के उसकी इनटेक करे। इसके अलावा हम लोगों ने इसको जिसकी वैसे उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। इसके लिए पेशेंट को हम लोगों ने गाइडलाइन देनी होती है कि ये प्रॉब्लम है आपके साथ, या उसको हम लोगों ने इंकरेज करना होता है कि वो अपनी जो फूड होती है उसको रेगुलर टाइम पे खाए, फास्ट फूड वगैरह से अवॉइड करे। हर्निया की बात कीजिए, बेसिकली ना अब हर्निया होता क्या है, हर्निया ना एक ऐसा बेसिकली डिसऑर्डर होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के किसी और की जगह पे चला जाए, ठीक है। अब वो क्यों जाएगा, फर्ज करें अगर आपने अपनी फ्रेंड की जगह रखी हुई है, कोई आके और बैठ जाएगा, लेकिन क्यों बैठेगा, जब आपने उसकी जगह ही नहीं रखी होगी, ठीक है, तब भी आके बैठ जाएगा ना। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाता है। अब क्यों शिफ्ट होता है, जब हमारे पास वीकनिंग ऑफ मसल हो गई, कोई भी वहाँ का जो साउंडिंग ऑर्गन होगा, अगर वो वीक होंगे, वो जगह देंगे तो वो उधर जाएगा ना। इसी तरह हर्निया भी यही होता है कि एक ऑर्गन जो होता है वो अपनी जगह छोड़ के कैविटी के अंदर चला जाता है। अब हर्निया की टाइप्स होती हैं, क्या होती है, बेसिकली एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इंजाइनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया एंड हाइटल हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया बेसिकली सिंपल सा होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो एब्डोमिनल वॉल होती है ना, ठीक है, हमारे पास जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वो मूव करता है, कहाँ चला जाता है, एब्डोमिनल वॉल वाली साइड पे, ठीक है, यानी कि बाहर को प्रोट्रूड करता है। और ये ज़्यादा एपिगैस्ट्रिक रीजन हमारे पास कौन सा होता है, जो हमारा बेली बटन होता है ना, बेसिकली ये वहाँ से स्टार्ट होता है और स्टर्नम तक जाता है। अब वहाँ से क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन से जगह कोई भी ऑर्गन क्या करता है, बाहर को मूव कर जाता है साउंडिंग वाली साइड पे, तो इसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इंजाइनल हर्निया हमारे पास कहाँ पे स्टार्ट होता है, इसमें हमारे पास जो ग्रोइन एरिया होते हैं ना, वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो प्रोट्रूड कर जाते हैं। इंसिजनल हर्निया हमारे पास क्या होता है, हमारे सर्जरी करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वह जो पोर्शन होता है वो वीक हो जाता है, तो वहाँ से भी कोई सा भी ऑर्गन क्या करते हैं, बाहर को प्रोट्रूड कर जाता है। इसकी वजह से हम उस कहते हैं, उस हर्निया को कहते हैं हम इंसिजनल हर्निया। फीमोरल में हम कहते हैं जो हमारे फीमोरल होता है वो फीमोरल किनाल होती है, जहाँ पे हमारी फीमोरल बोन होती है ना, वहाँ से क्या होता है, जो पार्ट टिश्यूज़ होते हैं ना वो बाहर को प्रोट्रूड कर जाते हैं। अम्बिलिकस हर्निया जो हमारा इंटेस्टाइन वगैरह का जो एरिया होता है, वहाँ से ऑर्गन जो होते हैं वो बाहर को मूव कर देते हैं, अम्बिलिकस वगैरह। हाइटल हर्निया सिंपल से यहाँ पे ये होता है, जो स्टमक होता है ना वो डायाफ्राम से मूव करके ना ऊपर वाले की तरफ मूव कर जाता है। अब इसकी क्या कॉजेज हो सकती है, सिंपल सी है, हैवी लिफ्टिंग हो गई, इसके कॉन्स्टिपेशन हो गई, ओबेसिटी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, कफ हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, एजिंग वगैरह हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉम्प्लिकेशन, क्या हो सकती है, स्टैग्नेशन हो सकती है, इन कंडीशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इस्कीमिया हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट हो गया, रिकरेंस हो गया। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर किसी भी इसकी वजह से क्या होगा, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारे मसल वीक हो जाएंगे, और मसल वीक होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो ऑर्गन होता है वो बाहर को मूव कर जाता है। अब मैनिफेस्टेशन है, सिंपल सी बल्जिंग हो गई, पेन हो गई, स्वेलिंग हो गई, लम्प्स हो गई, इसके अलावा डिस्कम्फर्ट हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गई, फीवर हो गया, सडन पेन हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हर्निया के टेस्ट की बात की जाए तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, एंडोस्कोपी करवाते हैं।
नर्सिंग मैनेजमेंट वही सेम ही कर लें। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है जो इसमें सिंपल सा ही होता है हमारे पास कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन का जो फ्लो होता है ना कंटेंट का, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, किसी भी पार्ट में आ सकती है। इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, फंक्शनल और पैरालिटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अच्छा, मैकेनिकल में बहुत सिंपल सा ये होता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है हमारे पास किसी भी प्रेशर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सी आती है कॉजेज आती है, इंटरसस्पेक्शन, ठीक है, वल्वुलस स्टेनोसिस, स्ट्रिक्चर, एडहेरिया, हर्नियास, पॉलीपॉइड्स, ट्यूमर्स, बिजर्स, एब्सेस। अब इनको बारी बारी सुन लें। इंटरसस्पेक्शन में बहुत सिंपल सा ये होता है कि फर्ज करें इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में चला जाए, ठीक है, जो कि उसके नीचे प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है। वल्वुलस में सिंपल सा क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई होता है वो वहाँ से बेसिकली जो बोवल्स होते हैं ना वो ट्विस्ट हो जाए और खुद ब खुद क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ मूव कर जाए, इसकी वजह से भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। स्टेनोसिस में सिंपल सा क्या होगा, हमारे पास जो स्फिंक्टर होते हैं वो नैरो हो जाए। स्ट्रिक्चर में सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो इंटेस्टाइन वगैरह के में स्कार फॉर्मेशन हो जाए या वो नैरो हो जाए। एडहेरियर में वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आके अटैच हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज आ जाएगी। हर्निया में ऑर्गन ही वो बाहर को प्रोट्रूड कर गया, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, हमारे पास ब्लॉकेज आ जाती है। और ट्यूमर्स कहते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, सेल्स के abnormal ग्रोथ हो जाए, इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। बिजर्स यानी कि कोई भी फॉर्जन पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या कहते हैं अनयूजुअल सब्सटेंसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाए। एब्सेस यानी कि वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगी या पस फॉर्मेशन होगी, इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। आगे हमारे पास आते हैं फंक्शन और पैरालिटिक। इसमें बेसिकली सिंपल से क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाए और वो कंटेंट को ही, जो भी उसमें वेस्ट कंटेंट होता है ना, उसी को आगे फॉरवर्ड ना कर पाएँ, इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसमें हमारे पास क्या कोजेज हो सकती है, अमाइलोइडोसिस। इसमें बेसिकली बहुत सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं ना बॉडी के अंदर, वो डिपॉजिट हो जाती हैं इसके अंदर। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि मसल की वीकनेस होगी। एंडोक्राइन हमारे पास डिसऑर्डर्स में भी ये हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हमारे पास हो सकता है। स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन में सिंपल सा ये होता है कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। अब इसकी कॉज वही सिंपल से कि क्या होगा, ट्यूमर हो गया, क्रोन डिसीज हो सकती है, इंटरसस्पेक्शन हो सकती है, वल्वुलस पैरासाइटिस, पैरालिटिक इलियस। अब मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा क्या होगा, ब्लड हो सकता है, फीकल मैटर हो सकता है, फ्लैटस हो सकता है, हमारे पास वॉमिटिंग हो सकती है। साइन डिहाइड्रेशन हो सकती, इसके मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ये हमारे पास सारे क्या हो सकती हैं, मैनिफेस्टेशन हमें शो हो सकती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट भी सेम करना है, यहाँ बस हमने क्या करना है, रिलैक्सिंग करवाने के लिए हम लोगों ने वो ड्रग्स लाजमी देनी है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में इसको ज़्यादातर कहाँ पे ये वैसे तो सेम ही है कि हमारे पास इंटेस्टाइन का कंटेंट वहाँ अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, सिग्मोइड क्लोन के अंदर, बाकी सारा कुछ सेम ही है। हेमरॉइड्स होते हैं, हेमरॉइड्स बहुत सिंपल सा ये होता है हमारे पास, जो क्या कहते हैं नॉर्मल वेसल्स होती हैं ना एनल्स की, ठीक है, एनल की जो नॉर्मल वेसल्स होती हैं ना वो डायलेट कर जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास वहाँ पे क्या कहते हैं स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। सिंपल सा इसमें क्या होता है, हेमोरॉइड्स आर द सिम्प्टोमेटिक्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल एनल कुशन कॉजिंग वीनस डायलेशन, यानी कि जो एनल होता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, वेन्स डायलेट हो जाएंगी। अब इसकी कॉजेज़ क्या होगी, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, इसके अलावा डेफिकेशन की स्टेनिस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। रिस्क फैक्टर भी सिंपल सा है कि क्या होगा, क्रोनिक कैंसर हो गया, इसके अलावा हेपेटिक डिजीज़ हो सकती है, रेक्टल सर्जरीज हो सकती हैं, एनल इंटरकोर्स हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा ओबेसिटी वगैरह, क्रोनिक डायरिया वगैरह हो सकता है। अब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, उसकी वजह से डेफिकेशन होगी, और जो स्पोर्ट स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे पास वीक हो जाएंगे, और जो हमारे पास एनल को किनार होती है वो डिस्प्लेस कर जाएगी, और जो वेन्स होते हैं वो इलाज कर जाएंगे। सिंपल सा इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स दो टाइप्स होती हैं। इंटरनल में वो होता है हमारे पास जो डायलेशन होती है ना वो हमारे पास स्फिंक्टर की इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर होती है, ठीक है, अंदर ही होती है। लेकिन एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में क्या होता है, आउटसाइड ही एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर ही वेन्स डायलेट करती हैं।
अच्छा, इंटरनल हेमोरॉइड्स की ना आगे फर्दर डिग्री ऑफ वो है प्रोलैप्स है। पहली आती है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि वो क्या करते हैं, एनल किनाल के अंदर प्रोलैप्स नहीं करते हैं, डायलेशन जो वेन्स होती हैं। सेकंड में क्या होता है, वो एनल किनाल के बाहर बाहर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हमारे पास क्या होता है, इसकी जो एक प्रोलैप्स की एक्सटेंट होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फोर्थ में तो वो कह ले कि जो थर्ड में होता है ना, जो वेन्स होती हैं वो डायलेट तो होती हैं, लेकिन वो अपनी क्या कहते हैं वो कम भी हो जाती हैं, मैनुअल रिडक्शन भी हो जाती है उनकी। लेकिन फोर्थ में होता है वो रिड्यूस नहीं होती बाद में भी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल से क्या हो सकती है, पेरी इनर इचिंग हो सकती है, वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे पास सिवियर पेन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्कीमिया हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में वहाँ थ्रोम्बोसिस हो सकती है, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, ब्लड की ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टैग्नेशन हो सकती है, क्रोनिक पेन हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, एनल फीवर हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर वहाँ पे ना सिंपल सा क्या होगा, कोलोन और रेक्टम के अंदर हमारे पास क्या होगा, कैंसर डेवलप हो सकता है। ज़्यादातर जो सबसे कॉमन टाइप होती है ना वर्ल्ड के अंदर वो कोलोरेक्टल ही कैंसर है। अब इसमें हमारे पास आ जाती टाइप्स, इस टाइप्स को चाहे आप छोड़ भी देंगे तो खैर है। अच्छा, सिंपल से इसमें रिस्क फैक्टर भी वही, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, अल्कोहल की कंजप्शन, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेल जेंडर, इंक्रीजिंग एज, वेट, ओवर वेट, पैथोफिजियोलॉजी सेम ही है। पेरिटोनाइटिस सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो पेरिटोनियल लेयर होती है ना एब्डोमेन की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब एब्डोमेन की लेयर कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम लेयर, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। अब ज़्यादातर क्या कॉमन कॉज हो सकती है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें इकोलाई, क्लबशेल्ला, इसके अलावा प्रोटीन्स, सिडोमोनास हो सकती है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। आगे हमारे पास पेरिटोनाइटिस की ना इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। उसमें सिंपल सा होता है, प्राइमरी वो होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और सेकेंडरी वो होता है जिसमें हमारे पास जो एब्डोमिनल के ऑर्गन होते हैं ना वो परफोरेट कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कोजेस क्या हो सकते हैं, पेंडिक हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास वल्वुलस हो सकता है। और अच्छा, टर्शरी में बहुत सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ना उसमें ये हमारे पास क्या कहते हैं जो इन्फ्लेमेशन होगी ना वो टर्शरी पेरिटोनाइटिस होगी। मैनिफेस्टेशन भी सेम है कि पेन होती है, रिबाउंड टेंडरनेस हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, पैलेटिक इलियस, इसके टेम्परेचर, पल्स रेट, हाइपोटेंसिव। मैनेजमेंट भी सेम ही है कि वही फ्लूइड अटैच करना, असेसमेंट करना, वही इन्फेक्शन कंट्रोल करना, पेन मैनेजमेंट करना है, प्रिपेयर सर्जिकली प्रिपेयर करना है। अपेंडिसाइटिस में बहुत सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब अपेंडिक्स में हमारे पास एक स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे अटैच होता है, हमारे पास ड्यूडेनम के साथ होता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है, बेसिकली हमारे पास फिकलिट्स हो सकती है, यानी कि वहाँ पे स्टूल कलेक्ट हो जाए स्पेस के अंदर, उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा लिम्फोइड की वजह से हो सकती है, हाइपरप्लेसिया, यानी कि जो वहाँ लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो स्वेल हो जाए, उसकी वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, फोर्जन बॉडीज़ की वजह से हो सकती है, ट्यूमर्स की वजह से हो सकती है, हमारे पास फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, ट्रोमा की वजह से हो सकती है, ये सारी कॉजेज़ हैं। अच्छा, अब मैं इन्फ्लेमेशन की मैं वही कहती हूँ, वही कर लें कि सिंपल सा क्या होगा, कोई भी रिस्क फैक्टर एंटर होगा तो वो जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, इम्यून सिस्टम पे आगे से मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाएगा, वो जो मीडिएटर्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन कोज करवाएंगे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेन होगी, ठीक है। अब वो जो पेन होगी ना वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी, जहाँ पे हमारे पास कहाँ क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं, रिबाउंड टेंडरनेस टेस्ट, रिविंग साइन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा मर्क बर्नी पॉइंट। अच्छा, इसमें अब तीनों टेस्ट को ना सुन लें क्या क्या होते हैं। जो रिबाउंड टेंडरनेस होते हैं ना उसमें हम लोग अपने हाथ को 90 के एंगल के ऊपर एब्डोमेन के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जब हम उसको हाथ को वापस लेकर आते हैं, अगर तो पेशेंट को पेन हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, लेकिन अगर उसको कोई पेन नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव साइन होता है ये। अब रोविंग साइन होता है, इसमें सिंपल सा कहते होता है कि हम लोग जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होते हैं ना वहाँ पे हम पल्पेट करते हैं, और पेशेंट को फील जो पेन होती है ना वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में फील होती है।
और मक बढ़ने में सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास लोअर क्वाड्रेंट होता है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इन टच करते हैं, पॉइंट होता है हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट अम्बलाइकस और जो इलियक स्पाइन के दरमियान पॉइंट होता है ये। अब असेसमेंट में असेसमेंट में सिंपल सीबीसी करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, ठीक है, ट्रांसलुमिनल वजाइनल टेस्ट वगैरह करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, वहाँ पे गैंग्रीन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकती हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में बहुत सिंपल से दो आती हैं, क्रोनिक डिजीज़ एंड अल्सरेटिव डिसऑर्डर्स। इसको हम अभी करते हैं डिस्कस।